हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप सभी बच्चे बहुत अच्छे से क्लासेस को अटेंड कर रहे होंगे और उम्मीद करते हैं विद्यार्थियों आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज हम लोग ग्रामर के क्लास नंबर 3 को अटेंड करेंगे, जिसमें आपको 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए जाएंगे। और बच्चों, आप हमारे साथ बने रहिएगा, आंसर करते रहिए। पहले तो वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि बहुत से बच्चे जो अभी भी लाइव नहीं आए हैं, जो बच्चे क्लास अभी नहीं जान पाए हैं, उन बच्चों को क्लास मिल जाए। ठीक है, तो चलिएगा अपने पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज आपका पहला प्रश्न है, नॉर्मली ही स्टेज अप। अब आपको इसमें फिल इन द ब्लैंक देखना है। 8 यहाँ पर देखिए, फिल इन द ब्लैंक के बाद है 11 PM दीज डेज। यहाँ पर बताइएगा आपको फिल इन द ब्लैंक में क्या लिखना है। स्टिल लिखना है, अनटिल लिखना है, अनलेस लिखना है या यट लिखना है। क्या लिखेंगे आप। यहाँ पर सेंटेंस को ध्यान से देखिएगा। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आजकल आ रहे हैं। ठीक है, तो आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे। नॉर्मली ही स्टेज अप यानी कि क्या करता है, वह ठहरता है जब तक 11 नहीं बज जाता इन दिनों। तो आपको याद है, बताया गया है। आंसर करिए बच्चों। बिल्कुल सही, बी ऑप्शन आप सभी लोगों का करेक्ट आ रहा है। देखिएगा, अगर आप स्टिल की बात करते हैं तो स्टिल, यहाँ पर स्टिल का मीनिंग होता है सिर्फ तक होता है। ठीक, लेकिन यहाँ पर सेंस कह रहा है नॉर्मली, मतलब जो है सामान्यतया वह रुकता नहीं है इन दिनों जब 11 नहीं बज जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है अनटिल मीन्स होता है कंडीशन। ठीक है, सेम क्वेश्चन आपको पैटर्न चेंज करके अभी रिसेंटली एग्जाम में आया हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा अनटिल है, तो अनटिल यहाँ पर जो है जब तक नहीं के सेंस में यूज होता है और ये कंडीशन को जो है रिप्रेजेंट करता है। अनटिल का प्रयोग टाइम के लिए, अनलेस का प्रयोग कंडीशन के लिए किया जाता है। ठीक है, यट का प्रयोग और स्टिल का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि यहाँ दोनों का मीनिंग तक निकल रहा है। और आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा कि यहाँ कंडीशन की बात हो रही है। जब टाइम कंडीशन हो तो जब तक नहीं के अर्थ में आपको अनटिल का प्रयोग करना पड़ता है। ओके, तो पहला क्वेश्चन खत्म हुआ। दूसरे पर चलते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखिएगा, मिस्टर कक्कर हैज़ अ रूटीन। इसके बाद है रिट्यून। इसके बाद आपको ऑफ सर्वेंट्स वर्किंग। मिस्टर कक्कर हैज़ अ रिट्यून ऑफ सर्वेंट्स वर्किंग। आगे आपको फिल इन द ब्लैंक लिखना है। तो फॉर ही लिखेंगे या फ्रॉम ही लिखेंगे या फॉर हिम लिखेंगे या ऑफ हिज लिखेंगे। बताइएगा बच्चों, कौन सा आंसर करेक्ट करेंगे। वर्किंग के बाद आपको ऑब्जेक्टिव केस लाना है, तो आप तुरंत जो है आंसर को ढूंढ लिए होंगे। बिल्कुल सही, सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। बहुत बढ़िया। मिस्टर कक्कर हैज़ अ रिट्यून। इसके बाद है ऑफ सर्वेंट्स वर्किंग फॉर हिम। ठीक है, क्योंकि वर्किंग के बाद प्रीपोजिशन आएगा और प्रीपोजिशन के लिए के अर्थ में फॉर आएगा। बट आपको ध्यान रखना है, बी ऑप्शन डी ऑप्शन को इग्नोर करेंगे, ए और सी में आप कंफ्यूज नहीं होंगे। जब भी प्रीपोजिशन आपका लगता है और उसके बाद जब ऑब्जेक्टिव केस की आवश्यकता होती है, तो आपको लास्ट में ऑब्जेक्ट की ही आवश्यकता होगी। दैट्स वाई वी विल यूज दैट हिम आफ्टर फॉर। ओके, ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन यूज़ किया जाएगा। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। सेकेंड ऑप्शन भी आप सभी का करेक्ट है। सेकेंड आंसर, सेकेंड क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 फॉर हिम। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। इफ़ यू गिव आशीष ऑल योर मनी। इसके बाद है यू आर लाइकली टू। फिर आपको मिल रहा है बर्न योर फिंगर। आपको बताना है बर्न योर फिंगर्स का मीनिंग क्या होगा। ये आइडियमिक एक्सप्रेशन है बच्चों, एग्जाम में क्वेश्चन आता है। आंसर करिएगा क्या मीनिंग होगा इसका। बर्न योर फिंगर, विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। इफ़ यू गिव आशीष ऑल योर मनी। अब आप देखिएगा, कह रहा है कि यदि तुम आशीष को अपने सभी पैसे दे देते हो तो तुम क्या हो जाओगे। यू आर लाइकली टू बर्न योर फिंगर, तो तुम अपनी उंगलियां जला लोगे। अगर आप शाब्दिक मीनिंग देखें तो ये मीनिंग है। इसका मतलब क्या है, तो आप देख पा रहे हैं, तो तुम समस्या में पड़ जाओगे। यही तो मीनिंग हुआ। अगर आप किसी को अपना सारा पैसा दे देंगे तो कहीं ना कहीं आपको दिक्कत होगी। अगर आप रियल लाइफ से इसको इंक्लूड करें तो देखिए, बी इल मतलब होता है बीमार पड़ जाना, है ना। या जो है इल मतलब अगर आप एडवर्ब करेंगे तो इसका मतलब बैड होता है, बट यहाँ पर बीमार करना का सेंस आप लीजिए। ठीक, बीमार होना।
सफ़र, बिल्कुल सही बच्चे, बिल्कुल सही। बी ऑप्शन करेक्ट है। बी हैप्पी तो यहाँ पर होगा ना पैसे दे करके खुश होना, ऐसा कोई नहीं एक्सप्रेशन है। बी अनहैप्पी का भी यहाँ कोई सेंस नहीं निकल रहा है। बर्न योर फिंगर्स का मतलब होता है अपने हथकड़े काटना, यानी अपने आप को क्या है संकट में डालना या फिर अपने आप को जो है कष्ट में डालना। दैट्स वाई ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का बी ऑप्शन बर्न योर फिंगर्स मतलब समस्या बुलाना या समस्या को मोल लेना। बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर फोर्थ पर चलेंगे। वन हु कह रहा है वन हूँ, यहाँ पर कट्स होना चाहिए था बच्चों, ध्यान दीजिएगा, कट्स होगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर फोर्थ में कट्स होगा यहाँ। वन हु कट्स प्रीशियस स्टोन्स इज कॉल्ड, इसको क्या बोलते हैं जो कीमती पत्थरों को काटता है। तो आपका ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वाले क्वेश्चंस भी ध्यान से करिए। आपको वर्ड पावर पे बहुत ध्यान देना होगा क्योंकि वोकैबलरी से क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। ओके, तो लिंग्विस्टिक मीन्स आपको या लेक्सिकोग्राफर कहें, इनएविटेबल बोलें या लैपिडिस्ट बोलें। तो बच्चों चारों की मीनिंग अगर आप समझिए तो देखिएगा, यहाँ पर लिंग्विस्टिक मतलब होता है भाषा को जानने वाला, भाषावादी, भाषाविद। दैट मीन्स अ पर्सन हु नोज वेरी लैंग्वेज मेनी लैंग्वेजेस, दैट इज कॉल्ड लिंग्विस्टिक, भाषावादी। ओके, लेक्सिकोग्राफर मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो है डिक्शनरी का संग्रह करता हो। ठीक है, डिक्शनरी को लिखने वाला, दैट इज कॉल्ड लेक्सिकोग्राफर। इनएविटेबल मीन्स होता है एक ऐसा चीज़ या एक ऐसा वक्त जिसको टाला ना जा सके, जिसको जैसे कहते हैं ना कि डेथ इज एन इनएविटेबल आवर या आर, मतलब मृत्यु एक ऐसा समय है जिसको टाला नहीं जा सकता है। ठीक है, और यहाँ पर है लेपिडिस्ट, तो बिल्कुल सही बच्चों, पत्थर काटने वाले को लेपिडिस्ट बोलते हैं। तो चारों वर्ड को आप आसानी से समझ सकते हैं। ओके, चलिएगा क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पर चलेंगे। वन हु बिलीव्स इन फेट इज कॉल्ड, बताइएगा एक ऐसा व्यक्ति जो भाग्य में विश्वास करे। मैंने आपको इस वर्ड को कई बार बताया है, अगर आपने क्लासेस को रेगुलरली अटेंड किया होगा तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। फेमिनिस्ट है या फेटलिस्ट है या फ्यूजिटिव है या ऑनरेरी है, बताइएगा। बहुत आसान है बच्चों, बहुत आसान है क्योंकि शब्द से ही मिलता जुलता है। बिल्कुल सही, यू ऑल आर करेक्ट। ओके, बी ऑप्शन है। फेटलिस्ट मतलब होता है भाग्यवादी, अ पर्सन हु बिलीव्स इन फेट और लक। ओके, फेमिनिस्ट मतलब होता है स्त्रीवादी, यानी स्त्रियों के पक्ष में काम करने वाला। फ्यूजिटिव मतलब होता है जैसे आप बोलते हैं ना भगोड़ा, एक ऐसा शब्द यूज़ करते हैं, मतलब भगोड़ा का वो मतलब नहीं जो है पैसे लेके भाग जाए। यहाँ पर है ना कि दंड जो है से भागने वाला, या जैसे मतलब कोई व्यक्ति है जो सजा पाने के डर से अपने आप को मतलब जो है कहीं हाइड कर ले, कहीं छिपा ले, ऐसे व्यक्ति के लिए ये एक जो मतलब जुडिशियल प्रक्रिया से जो भागना चाहे ऐसे व्यक्ति के लिए है, सजा से भागने वाला तो फ्यूजिटिव होता है। ऑनरेरी मीन्स होता है सम्मान का पद, इसका मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसको सम्मान मिल रहा है लेकिन पैसा नहीं मिल रहा है, ऐसे जो है व्यक्ति को। जैसे वॉलंटियरी मतलब होता है ना आपको स्वयंसेवी, उसी प्रकार से ऑनरेरी मतलब सम्मान का पद, यानी आपको सम्मान प्रतिष्ठा भरपूर मिलेगी, हो सकता है पैसे ना मिले। ओके, तो मुझे लगता है बच्चे आप समझे होंगे। फटाफट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। चेंज द सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस, इसको बताइएगा, आपको चेंज करना है पैसिव वॉइस। वाई डू यू लाइक हिम, आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं। वाई इज ही लाइक्ड बाई यू, वाई इज ही बींग लाइक्ड बाई यू, वाई हैज़ ही बीन लाइक्ड बाई यू, या फोर्थ ऑप्शन वाई वॉज ही बींग लाइक्ड बाई यू, बताइएगा। बहुत ध्यान से आंसर करिएगा कौन सा ये सेंटेंस है। तो यह आपको मिल रहा है कि दिस वन इज़ एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। टेंस की बात करें तो प्रेजेंट इंडिफिनिट। अब आपको याद है कि पैसिव वॉइस में प्रेजेंट इंडिफिनिट को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में चेंज करते हैं, तो आप कौन सा आंसर करेंगे। आंसर करिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 का। वाई इज़ ही लाइक्ड बाई यू, बहुत अच्छे, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, ए ऑप्शन करेक्ट है। वाई इज ही लाइक्ड बाई यू, क्योंकि आपको पता है वाई को वाई ही रखेंगे, हिम आगे आके ही बन जाएगा और डू इज में कन्वर्ट हो जाएगा, लाइक का थर्ड फॉर्म हो जाएगा और यू बाई के साथ रिप्लेस हो जाएगा। ओके, बहुत अच्छे, चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया।
क्वेश्चन नंबर 7, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये वर्ड आपको जानना बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि आपके आसपास ऐसे लोग मिल जाते हैं और आपको याद नहीं आता है कि मैं उसको इंग्लिश में क्या बोलूं। गारुलस का मीनिंग क्या होता है, ठीक है। ब्रेव होता है, लॉयल होता है, शाई होता है या टॉकेटिव होता है। तो याद रखिए बच्चों, अपने आसपास ब्रेव लोग भी मिलेंगे यानी बहादुर लोग भी मिलेंगे, लॉयल मीन्स होता है वफादार लोग भी मिलेंगे, शाई मीन्स होता है शर्मीले मिजाज के लोग भी मिलेंगे, टॉकेटिव मतलब होता है बातूनी लोग भी मिलेंगे। तो बताइए क्या किया जाए। बिल्कुल सही, डी ऑप्शन करेक्ट है, बहुत अच्छे, डी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। टॉकेटिव, लोक्वाशियस, ठीक है, टॉकेटिव कह सकते हैं, लोक्वाशियस कह सकते हैं, माने बातूनी। अ पर्सन हु टॉक्स टू मच, बहुत बोले, है ना, ऐसे व्यक्ति को बातूनी, बड़बड़िया, जो भी आप अपनी लैंग्वेज में समझें, आपको याद करना होगा। गारुलस वर्ड आपको टॉकेटिव से रिलेट करेंगे, ठीक है। ब्रेव, लॉयल, शाई अपना आंसर नहीं होगा। बहुत अच्छे, क्वेश्चन नंबर 8 पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, दे वर अशेम्ड देयर शैबी क्लॉथ्स। ये बताइएगा, इस क्वेश्चन को मैंने रिपीट करके आपके लिए लाया है ताकि आपको याद हो। सेम क्वेश्चन मैंने आपको एक बार करवाया था। मैंने सोचा कि मैं अपने बच्चों को एक बार फिर से जो है इस क्वेश्चन को दिखाऊंगी ताकि बच्चों को याद है कि नहीं ये मुझे पता चल पाए। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 8 का कौन सा आंसर करेंगे आप। दे वर अशेम्ड, इसके बाद आपको याद है ना, मर्डर हो गया, अशेम्ड हो गया, फाउंड हो गया, है ना, याद है कि नहीं याद है, याद है, बिल्कुल। ऑफ लगेगा, बहुत बढ़िया, ठीक है, ऑफ लगेगा। इट मीन्स आंसर जो है इसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अशेम मतलब होता है शर्मिंदा होना, ठीक है, अशेम्ड ऑफ लगता है, फाउंड ऑफ लगता है। ओके, तो आपको याद रखना पड़ेगा कि कुछ ऐसे वर्ड है, प्राउड हो गया, उसके साथ भी ऑफ लगता है, याद रखिएगा। बहुत अच्छे, आप भूले नहीं हैं, सबको याद है। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर देखिएगा, व्हाट इज़ टाइम, व्हाट इज़ द टाइम, इसके बाद है योर वॉच, तुम्हारे घड़ी में क्या टाइम हो रहा है, हम सभी आम तौर पे पूछते हैं और ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं जो आपको कंफ्यूज करें, ठीक है। आंसर देते रहिए बच्चों, मेरी बातों को भी सुनते रहिए ताकि आपको दोनों तरीके से कॉन्फिडेंस आए, ठीक है। देखिए, व्हाट इज़ द टाइम योर वॉच, ठीक। अब आपको एक बात तो याद है ना कि पर्सन के लिए बाई लगता है, इंस्ट्रूमेंट के लिए विथ लगता है। अब यही बात सुन के आप आंसर मत दे दीजिएगा कि बी ऑप्शन करेक्ट होगा मैम, क्योंकि बच्चे आपको याद है मैंने बताया था कि जब जो है कुछ इंस्ट्रूमेंट ऐसे होते हैं जैसे आप देख पा रहे हैं कि वॉच, तो जब जो है बाई और वॉच जो है इसको आप याद रख लीजिएगा। जैसे आप जानते हैं ना कि कुछ फ्रेज टाइप के वर्ड बने हैं, जैसे मेक अ नॉइज हो गया, ठीक है, इस तरीके के वर्ड होगा। इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, ऑन द मॉर्निंग तो आप नहीं ना बोलते हैं, ना कि जो है ऑन द इवनिंग बोलते हैं, आपको हर हाल में इन द इवनिंग बोलना है, ठीक है, आपको ऑन द इवनिंग नहीं बोलना है। ठीक उसी प्रकार से जब वॉच का सेंस आए तो आपको बाई योर वॉच यूज़ करना है। भले ही आपको याद करना पड़ता है कि जो है इंस्ट्रूमेंट के साथ विथ लगता है, ये तो करेक्ट है, लेकिन आपको कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो फ्रेज टाइप के हैं, ऐसे संबंध में बाई का प्रयोग किया जाता है। ओके, तो व्हाट इज़ द टाइम बाई योर वॉच करेक्ट होगा। कहीं पर आप नोट कर लीजिए और इसको बार बार ध्यान रखिएगा। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं जो थोड़ा सा जो है चीज़ों से हट के काम करते हैं, ठीक है। बहुत अच्छे, क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। अपना क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिएगा। शिवानी वॉज रियली हैप्पी वाइल आई एक्सेप्टेड हर इन्विटेशन फॉर हर बर्थडे पार्टी, चेंज द अंडरलाइंड एक्सप्रेशन। क्या करना है, कह रहा है शिवानी वॉज रियली हैप्पी वाइल आई एक्सेप्टेड हर इन्विटेशन फॉर हर बर्थडे पार्टी, चेंज द अंडरलाइंड एक्सप्रेशन। इसका मीन्स है वाइल को आपको चेंज करना पड़ेगा। तो मैंने आपको बताया है ना वाइल का प्रयोग और व्हेन का प्रयोग कब करते हैं, ज़रा जल्दी जल्दी बता दीजिए आप हमें, कमेंट बॉक्स में आंसर कर दीजिए, चैट बॉक्स में बताइए। देखिएगा बच्चों, व्हाइल का प्रयोग जब एक साथ दो काम हो, जैसे जब मैं पढ़ा रही हूँ तो आप पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, तो व्हाइल का प्रयोग करेंगे, यानी कि हम दोनों का काम जारी है, ठीक है। आई एम टीचिंग यू व्हाइल यू आर स्टडिंग, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आप पढ़ रहे हैं, यानी दोनों का काम जारी है, ठीक है, तो व्हाइल का प्रयोग करेंगे। बट जब कंडीशन के सेंस में हो, जब मैंने पढ़ाया तब तुम जो है ये काम किए, इस टाइप का सेंस हो, या जब मैं बुलाऊंगा तब तुम आओगे, ऐसा सेंस हो, तो कंडीशन के सेंस में तब व्हेन का प्रयोग करते हैं, और जब काम जारी हो तो व्हाइल का प्रयोग करते हैं। आई होप आपको याद आया होगा ना, बिल्कुल सही, व्हेन का प्रयोग होगा, व्हाइल को आप
हटा देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 में हम सभी वाइल को रिप्लेस करेंगे व्हेन से। शिवानी वॉज रियली हैप्पी, मतलब शिवानी सचमुच खुश हुई जब उसने एक्सेप्ट किया अपना, आई एक्सेप्टेड, जब मैंने एक्सेप्ट किया उसका इनविटेशन उसके बर्थडे पार्टी का। ठीक है, तो हैप्पी हुई जब एक्सेप्ट किया, ऐसा नहीं है जब हैप्पी हो रही थी तो एक्सेप्ट कर रहा था। समझ पा रहे हैं ना? बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया बच्चों। तो आप इसको किसी भी प्रकार से लर्न कर लीजिए, ए ऑप्शन करेक्ट है। ओके, लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 11। आई एम यूज्ड टू हार्ड वर्क, इसको बता दीजिए जरा सा क्या होगा यहाँ पर। आई एम यूज्ड टू हार्ड वर्क, तो क्या ये हार्ड वर्क इनकरेक्ट है? अगर इनकरेक्ट है तो आपको चेंज करना पड़ेगा, या हार्ड वर्क को हार्ड वर्किंग कर दें, वर्क हार्ड कर दें, या वर्क हार्डली कर दें, या नो इम्प्रूवमेंट कर दें। क्या बताइएगा आप? देखिए यहाँ पर यूज्ड टू वो वाला तो मत ही याद रखिएगा जो मॉडल एक्सिलरी वर्ब वाला होता है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया है बेटा कि जब ये यूज्ड टू का हो तो यूज्ड टू, हैबिचुएटेड टू, अकस्टम्ड टू, ऐसा कुछ होता है। तो ये मॉडल एक्सिलरी वर्ब ना हो करके ये लिंकिंग वर्ब की तरह काम करता है, एज अ मेन वर्ब काम करता है। ठीक है, अगर आप ये बोलो मैं पार्क में घूमा करता था बचपन में मेरे पिताजी के साथ, तो आई यूज टू प्ले विथ माई फादर, तो आप ये खेला करते थे, तो यूज टू बोल रहे हैं ना, इजयमान नहीं लगा रहे हैं, बट यहाँ लगा रहे हैं। तो ये आपका एक प्रकार से पैसिव वॉइस की तरह यूज़ हो रहा है। आई एम यूज्ड टू हार्ड वर्क, मतलब मुझसे मेहनत करवाया जाता था, ऐसा सेंस है। नो इम्प्रूवमेंट, बिल्कुल सही बच्चे, आप सभी लोग करेक्ट हैं। टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। और आप देख पा रहे हैं तो हार्ड वर्क का मतलब जो है आई एम यूज टू हार्ड वर्क, मतलब मुझसे मेहनत करवाई जाती थी। तो हार्ड वर्क वर्क के लिए एडवर्ब की तरह काम कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप याद रखिएगा। ठीक है, हार्डली नहीं होता है, बिल्कुल नहीं, सी ऑप्शन नहीं होगा। हार्डली का जो है, हार्ड का एडवर्ब हार्डली नहीं होता है। हार्ड जो है एडवर्ब है अपने आप में, वर्क हार्ड। ठीक, लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा कि जो हार्डली होता है वो स्कारसेली और हार्डली बड़ी मुश्किल से वाला जब आता है कंजक्शन के रूप में तभी हार्डली लगता है, अदरवाइज हार्डली जो है एडवर्ब के सेंस में यूज नहीं होता। हार्ड का एडवर्ब हार्डली नहीं बनता, ये कहने का मतलब। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पर चलेंगे। एरर वाले क्वेश्चंस नहीं मिल रहे थे तो आप सोच रहे होंगे ना एरर वाले क्वेश्चन क्यों नहीं मिले, बट आप देखिए मिल गया। आई शैल राइट टू, इसके बाद कह रहा है यू व्हेन आई शैल रीच पुणे। बताइएगा, मैं लिख दूंगा तुमको, मैं बता दूंगा तुमको जब मैं पुणे पहुंचूंगा। पुणे महाराष्ट्र में है, आप सभी जानते हैं। तो यहाँ पर कौन सा जो है पार्ट में एरर है? ए में, बी में, सी में, डी में? बताइएगा कौन सा ऑप्शन एक ऐसा है जो आपको लगता है कि ये नहीं होना चाहिए था, यहाँ कुछ गड़बड़ है। बिल्कुल कंडीशन याद रखिएगा, मैंने बताया था बेटे ना कि जब व्हेन मिल जाए तो व्हेन वाला क्लॉज प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है। ठीक है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है। और व्हेन के बाद या पहले वाला क्लॉज, मतलब अगर व्हेन वाला क्लॉज बाद में है तो पहले वाला क्लॉज किस में होता है? फ्यूचर इंडिफिनिट में। अगर व्हेन वाला क्लॉज माने प्रेजेंट इंडिफिनिट आगे है तो बाद वाला फ्यूचर इंडिफिनिट में होगा। तो व्हेन आई शैल कैसे होगा? आई रीच होगा। ठीक है, शैल को हटा दें, ऑप्शन नंबर सी में एरर कंटेन है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 12 का सी ऑप्शन ध्यान रखिएगा बच्चों। ठीक है, जैसे आप कहते हैं ना जब मैं बुलाए तब तुम आए, ठीक है, जब मैं बुलाऊंगा तब तुम आओगे, तो हिंदी में तो गा गे चलता है, लेकिन जब आप इंग्लिश में आते हैं तो व्हेन वाला क्लॉज प्रेजेंट में, बाद वाला फ्यूचर में, या पहले वाला फ्यूचर में, बाद वाला मीन्स व्हेन वाला हमेशा प्रेजेंट में रहेगा। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13, सिनोनिम बताना पड़ेगा। इंश्योर्ड का सिनोनिम क्या होगा? इंश्योर, श्योर का जस्ट अपोजिट है, आप ध्यान रख लीजिएगा। इंश्योर्ड बताइए, अकस्टम्ड करेंगे या हैबिचुएटेड करेंगे, या अकस्टम्ड करेंगे या एडिक्टेड करेंगे? तो देखिएगा, अकस्टम्ड, हैबिचुएटेड, एडिक्टेड, दीज थ्री वर्ड्स आर सिमिलर। ध्यान रखिएगा, ये सब एक के हैं, अलग कौन है? सी। ठीक है ना, इंश्योर्ड का मतलब अनअकस्टम्ड, यानी कि जो चीज़ जो है आपके आदत में ना हो उसको अनअकस्टम्ड कहेंगे, और जो आपकी आदत में हो, जो निश्चित हो, उसको अकस्टम्ड, हैबिचुएटेड, एडिक्टेड, ये सब कहते हैं। ओके, याद रखिएगा, ये सब क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, वो कोई भी वर्ड आपसे पूछा जा सकता है। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 पर आएंगे।
ही, फिर है च्यूइंग टोबैको, क्या बताएंगे आप? वॉज ऑलवेज कहेंगे या ऑलवेज वॉज कहेंगे या ए बी दोनों सही है या कोई नहीं सही है, बताइए। ऑलवेज, ऑफन, ग्रेजुअली, यूजुअली, ये सब क्या है? एडवर्ब है। और एडवर्ब हमेशा मेन वर्ब के पहले लिंकिंग वर्ब या हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है। ओके, तो आई वॉज ऑलवेज बिल्कुल सही। ए वाले बच्चे आप सभी लोग करेक्ट हैं। फटाफट जो है आप जो है कॉन्फिडेंस में रहिए कि आपका करेक्ट हो रहा है और ध्यान से सुनते जाइए। ए जो है वॉज ऑलवेज होता है, ठीक है, ऑलवेज वॉज नहीं होता है। सब्जेक्ट के बाद तब होता है जब हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है, ठीक है। जैसे आई ऑल्सो वॉन्ट टू कम, यानी कि यहाँ पर वॉन्ट के पहले और आई के बाद कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो आपने आई ऑल्सो बोल दिया। लेकिन अगर जो है आपको बोलना है आई एम ऑलवेज तो आप एम के बाद ही यूज़ करेंगे। ओके, बहुत बढ़िया। एडवर्ब वाले क्वेश्चंस भी एग्जाम में आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देख लीजिएगा। कह रहा है ऑल दो ही वर्कड हार्ड, ही वर्कड हार्ड, इसके बाद फिर से आपको एक और जो है गैप है उसको फिल करना है, फिर ही फेल्ड। यद्यपि कि उसने कठिन परिश्रम किया फिर भी फेल हो गया, यही याद कर लीजिएगा। ये कंजक्शन है जो कि कोरिलेटिव कंजक्शन कहलाते हैं। यदि ऑल दो या जो है दो आए तो बाद में या तो कॉमा का प्रयोग करते हैं या तो किसका प्रयोग करते हैं, आंसर करिए तब हम बताएंगे, अदरवाइज हम साइलेंट रहेंगे। बताइए। क्वेश्चन नंबर 15 का बिल्कुल सही बच्चों, सी ऑप्शन करेक्ट है। ऑल दो के साथ या तो कॉमा का यूज़ किया जाता है या तो यट का प्रयोग करते हैं। बट का प्रयोग हम नहीं कर सकते, सो का प्रयोग नहीं कर सकते, एंड का प्रयोग नहीं कर सकते। ऑल दो या दो के साथ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में हम सभी लोग एडवर्ब क्लॉज के कंजक्शन में हमेशा जो है यूज करते हैं ऑल दो और यट का। ओके, यद्यपि कि उसने कठिन परिश्रम किया फिर भी फेल हो गया। बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 16 देख लीजिएगा। स्कारसली हैड ही गॉन आउट ऑफ द ऑफिस, बताइएगा। इसके बाद कह रहा है ही केम। स्कारसली आपको याद है, मैंने बताया था ना, हार्डली, स्कारसली, याद है ना, रेयरली, बेयरली, इनके साथ कौन सा कंजक्शन यूज होता है? देन यूज होता है, सो यूज होता है, बट यूज होता है या व्हेन यूज होता है? बताइएगा कौन सा करेक्ट करेंगे आप। स्कारसली, हार्डली, याद करिए, कॉपी को पलटिए, लेकिन कैसे? अपने दिमाग में, क्योंकि आपने लिखा है ना। यस, बिल्कुल सही, ए ऑप्शन करेक्ट है। अगर आप आई क्लोज करेंगे तो आपको वो पन्ना अगर आपके दिमाग में खुल रहा है तो आप समझिए आप करेक्ट जा रहे हैं, ठीक है। इसके लिए बेटे रिवीजन करना पड़ता है बार बार, ठीक है, क्योंकि आपको अगर आप बार बार रिवीजन करेंगे तो चीज़ें आसान होती चली जाएंगी। किसी भी सब्जेक्ट को चाहे वो कितना भी टफ से टफ हो, यदि आप उसको रेगुलराइज कर देंगे, आप उसको नॉर्मल करना चाहते हैं तो बार बार प्रैक्टिस करिए तो आप जो है बहुत आसानी से उसको जो है टैकल कर पाएंगे, उस पर विजय हासिल कर पाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का बहुत अच्छे, ए आंसर करेक्ट है, ए ऑप्शन व्हेन लगता है, ठीक है। तब देन कब लगता है? तो देन सामान्यतया तब के अर्थ में लगता है, लेकिन अगर देन की बात करते हैं THAN तो वो नो सूनर के साथ लगता है, ठीक है। सो जो है कभी कभी एज के साथ आ जाता है, अदरवाइज वो अकेले आता है, और बट भी अकेले आता है। बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 17 पर चलेंगे। दिस इज द बॉय ब्रोक द ग्लास, क्या हो जाएगा करेक्शन? whom ब्रोक द ग्लास या दोज ब्रोक द ग्लास या हुज ब्रोक द ग्लास या हु ब्रोक द ग्लास? तो आपको याद है ना, सब्जेक्टिव केस का बन रहा है जो या जिसने, यानी कि हूँ, जिसने क्या कर दिया, ग्लास को तोड़ दिया, यही लड़का है, पकड़ो इसको, पिटाई करो, है ना। क्वेश्चन नंबर 17 क्या हो जाएगा? दिस इज द बॉय हु ब्रोक द ग्लास। क्यों? क्योंकि हु का प्रयोग आपका सब्जेक्टिव केस में, होम का प्रयोग ऑब्जेक्टिव केस में, और हुस का प्रयोग पोजेसिव केस में पर्सन के लिए किया जाता है। याद आ गया होगा, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 17 के बाद 18 पर चलेंगे। ही विल नॉट कम हेयर मंडे, आप बताइएगा क्या करेक्शन यहाँ होना चाहिए? फ्राम मंडे बोला जाए या फॉर मंडे बोला जाए, एट मंडे बोला जाए, टू मंडे बोला जाए? देखिए बच्चों, ध्यान रखिएगा, सामान्यतया मंडे को आना है तो ऑन का प्रयोग करते हैं, इस प्रीपोजिशन को रट लीजिएगा। सामान्यतया अगर आपको कहना हो मैं सोमवार को आऊँगा, मंगलवार को आऊँगा, संडे को आऊँगा, तो ऑन संडे, ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे बोला जाता है, ठीक। लेकिन जब सोमवार से कहना हो तो आपको याद रखना है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट को छोड़ करके कभी भी किसी भी टेंस में या से के अर्थ में फ्रॉम का प्रयोग
किया जाता है। ओके, तो बाकी सेंटेंसेस, बाकी ऑप्शंस गलत हैं। फ्रॉम इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इट मीन्स ए ऑप्शन। बहुत बढ़िया, समझ गए ना। अगर आपको कहना हो मैं सोमवार को आऊँगा, मंगलवार को आऊँगा, तो आपको कहना है पर्टिकुलर आप कर रहे हैं तो ऑन मंडे होगा, लेकिन मंडे से आऊँगा तो फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स या फ्रॉम मंडे, ये करेक्ट है। ठीक ना। कब आप नहीं कर सकते थे? जब सिंस आया होता तब कर सकते थे, वो भी प्रेजेंट परफेक्ट या कोई भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 19 पर चलेंगे। वी सेल्डम और एवर सी दोज फॉरसेकन हु ट्रस्ट इन गॉड। इसको बता दीजिएगा कौन सा करेक्शन करेंगे आप। वी सेल्डम और एवर सी दोज फॉरसेकन हु ट्रस्ट इन गॉड। सेल्डम का प्रयोग निगेटिव सेंस में किया जाता है। आपको याद है ना, मैंने बता रखा होगा। ठीक है, लिटिल, फ्यू, सेल्डम, याद है ना। नो सूनर, कुछ ऐसे वर्ड, हार्डली, स्कार्सली, इन सभी के साथ नॉट आपको कभी नहीं मिलेगा, लेकिन ये वर्ड ही निगेटिव हैं। ठीक है, तो इनके साथ सेल्डम और एवर ना लिख करके भैया मेरे क्या लिखना पड़ेगा? सेल्डम और नेवर। सॉरी बच्चों, लास्ट के क्वेश्चन चल रहे हैं, देखिएगा। वी सेल्डम और नेवर सी दोस्त, तो सेल्डम के साथ हमेशा नेवर का प्रयोग होता है, ना कि एवर का। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक ना, आगे बढ़ जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 20 पर चलेंगे। विल यू प्लीज बाई सम जैगरी। जैगरी मीन्स क्या होता है? गांव में सुने हैं ना, शहरों में भी अपने सभी के घर पे यूज़ होता होगा एक वर्ड, गुड़। ठीक है, वो गुड़, वो क्वालिटी वाला गुड़ नहीं, खाने वाला गुड़। भेली सुने हैं ना सभी लोग, सभी लोग जानते होंगे। गुड़ ऐसे लिखा जाएगा, भेली वाला गुड़, और क्वालिटी वाला गुड़ ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक, हिंदी भी पढ़ लिए हम लोग। जैगरी का मतलब वही होता है। ठीक है, जैगरी माने भेली या गुड़। ठीक, विल यू प्लीज़ बाई सम जैगरी, कुछ आप जैगरी ले आएंगे मेरे लिए। एंड यू गो टू द मार्केट। अब बताइएगा, एंड यू गो टू द मार्केट आपको चिढ़ाया कि नहीं चिढ़ाया? चिढ़ा दिया ना। क्या चिढ़ाया? और जब मार्केट जाएंगे या जब मार्केट जाएंगे, तो व्हेन आएगा ना, एंड नहीं आना चाहिए था। ठीक है, बहुत अच्छे। व्हेन यू गो टू मार्केट, यहाँ कंडीशन है, आप शर्त रख रहे हैं जब कभी भी मार्केट जाना तो आप क्या क्या आप ला सकते हैं मेरे लिए जैगरी। तो यही वाला सेंस है, विल यू प्लीज़ बाई सम जैगरी फॉर मी व्हेन यू गो टू द मार्केट। व्हेन वाला क्लॉज प्रेजेंट में है, उसके पहले वाला फ्यूचर में है। बात समझ गए ना, बहुत बढ़िया। ऐसे ही बच्चों मेहनत करते रहिए, अपने उत्साह को एकदम अप लेवल पर करे रहिए, रेगुलरली प्रैक्टिस करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी अ लॉट ऑफ टाइम। और वीडियो को शेयर कर दीजिए बच्चों, ताकि बहुत से बच्चों की हेल्प हम आप कर सकें। थैंक यू सो मच।